देखिए ये आज हमको हेडिंग पढ़ना है, ये वाला जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट। तो जैसे बताया था फूड ट्रांसपोर्ट्स किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। कल ये वाले पेज पे हमने एक्सप्लेन कर दिया था। फ्लोएम भी 4 तरह के टिश्यूज बनते हैं, पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स और फ्लोएम फाइबर। तो ये तीनों तो लिविंग होते हैं। फ्लोएम फाइबर जो होता है ये डेड है, स्केलेरेन्काइमा बोलते हैं इसको। तो फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ये भी एक हेडिंग है, क्वेश्चन आता है। द फ्लोएम एलिमेंट, ध्यान दीजिए, आर क्लोज टू कॉन्टैक्ट विद मीजोफिल। ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया था कल, थोड़ा सा रह गया था, कोई बात नहीं। यहाँ से पुनः मीजोफिल लेयर है लीव्स की, जब सेक्शन काटते हैं तो सेकंड लेयर उसमें क्लोरोफिल होता है। इस soluble food molecules entering mesophyll cell reach the phloem element। मतलब सालबुल फूड मॉलिक्यूल सालबुल अवस्था में, डिजॉल्व अवस्था में जब मेजोफिल में एंटर करता है तो फ्लोएम के थ्रू या फ्लोएम एलिमेंट द फूड इज ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड टू द रूट्स एंड स्टेम अपवर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन एंड समटाइम्स ट्रांसपोर्टेड इन लेटरल डायरेक्शन आल्सो। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड द बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल भी बोला गया, चारों तरफ इसका होता है। जबकि वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन ओनली यूनि डायरेक्शनल होता है। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो यूनि डायरेक्शनल अपवर्ड। तो सब चीज को अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे है द न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन सीव ट्यूब्स इन द एक्वस फार्म, जलीय फार्म में, विलयन के रूप में, सीव ट्यूब्स में। सच अ ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को। ये ट्रांसलोकेशन वाला लाइन दिख रहा है, ये हेडिंग आपका अभी मैंने बताया था आपको। अगला नीचे यहाँ पे है let us now discuss the process of transportation in detail। the food या sugar prepared by leaves moves into sieve tubes, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनता है ग्लूकोज के रूप में और स्टोर जब होता है तो स्टार्च के रूप में। तो शुगर ये सीव ट्यूब्स, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में पहुंच करके वहां से एनर्जी फ्रॉम एटीपी यूजिंग, देखिए एनर्जी हर चीज़ के लिए होती, कोई भी एक्टिविटी है तो एनर्जी जरूर लगेगी। तो एनर्जी वहाँ एटीपी के रूप में लेती हैं। वाटर एंटर्स अलॉन्ग विद द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और हायर कंसंट्रेशन किसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल की। तो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की मात्रा ज़्यादा होगी वो फ्लूइड जो है वो लो कंसंट्रेशन, मतलब उधर मूव करेगा जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे। दिस इंक्रीज द प्रेशर इन द फ्लोएम, और इससे फ्लोएम टिश्यू में प्रेशर इंक्रीज होता है। और फ्लोएम मूव्स द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर, मतलब ऐसे एरियाओं में जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ फूड जो है मूव करता है। ऐसे ही बताया था कल, वहाँ पे आपको 2 थ्योरी दिया गया था, रूट प्रेशर थ्योरी और ये आपका था एसेंट अकॉर्डिंग कोहेशन टेंशन थ्योरी था आपका। तो रूट प्रेशर थ्योरी उतना मान्य नहीं है। Thus the phloem transport the food and hormones to all parts of the plant according to their need। यहाँ कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, व्हाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज लेस एलाबोरेट इन प्लांट्स, एंड व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे जो अभी तक पढ़ाया गया, समझाया गया है। अगर इन क्वेश्चनों को करने में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछिएगा। देखिए मैटर आपको इनफ हम देते जा रहे हैं,
ये 3 बुक समझ लीजिए, एनसीईआरटी ही केवल आपके पास अगर है तो भी हम कॉन्साइज और यशांत के भी मैटर देते जा रहे हैं। उनको पढ़िए, समझिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये आपका हेडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग आप पढ़े चले आ रहे हो पिछले क्लासों से, 8th में भी सर्कुलेटरी सिस्टम्स और 7th में भी पढ़े थे आप, लोअर क्लास में भी आपको 4th 5th में भी हल्का पढ़ाया गया है हार्ट और इसके बारे में। लाइक इन प्लांट, लिसन केयरफुली और मैक्सिमम लोग जुड़ जाइए। लाइक इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आल्सो टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। प्लांट्स की तरह ह्यूमन बीइंग में भी या अदर एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। मटेरियल का सप्लाई नहीं होगा तो कैसे हो? ऑक्सीजन एक जगह से नहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, CO2 अगर बाहर नहीं निकलेगा, न्यूट्रिएंट्स जो हमने फूड खाया वो सेल तक नहीं जाएगा, तो कैसे एनर्जी रिलीज होगी? या और let us now discuss in detail the process of transportation in human being. In human being, various substances such as oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे दिया गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइन देखिए, लाइन पे नहीं हो पाता है। पॉइंट टू अनदर, जनरली द मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यू बाय 2 स्पेशलाइज्ड सिस्टम, नेमली किसके द्वारा? यहाँ पर भी 2 सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो उसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं या ब्लड वेस्कुलर, दूसरा लिम्फेटिक। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वेस्कुलर सिस्टम, जैसे वहां पर हमने कहा था वेस्कुलर कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स व्हिच आर फिल्ड विद फ्लूइड दैट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडेड, इसमें 3 आर्गन आते हैं, आपका हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा ब्लड, मतलब ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। डिस्कस दीज वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ब्लड अंडरलाइन करिएगा, ब्लड क्या है ये, तो नोट्स यहीं पर है। देखिए नोट्स उस तरह एक पेज पे लिख के नहीं हो, मतलब आप इसमें खुद समझिए, इसलिए समझा दे रहे हैं उस चीज़ को कि आप उससे निकाल सकते हो। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। क्या है ब्लड? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में। अब इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 चीज से बना होता है, कि हीम आयरन मिनरल है और ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। अब ब्लड के कंपोनेंट, हेडिंग आप डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, देयर आर 2, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स। सबसे पहले आ जाइए, प्लाज्मा क्या है? इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड। क्या है? एल्कलाइन, मतलब इसका बेसिक नेचर होता है pH 0.7 से कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है, और स्ट्रॉ कलर होता है, हल्का वाटरी, मतलब वो पेल येलो कलर, मतलब लाइट येलो कलर कह सकते हो। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स। इट इज द लिक्विड पार्ट्स ऑफ द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 50, मतलब टोटल ब्लड का ये 55% जो होता है RBC होता है, प्लाज्मा, और 45% जो है ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। अब इस 55% प्लाज्मा का करीब 92% वाटर होता है और 8% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स मटेरियल होते हैं, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम, इनऑर्गेनिक साल्ट, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड जो होता है। अब आपका दूसरा हेडिंग आ गया, ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड सेल्स। तो यहाँ मेनली 3 टाइप के ब्लड कॉर्पसेल सेल्स होते हैं जो कि 45% टोटल ब्लड का होता है ये। नंबर 1 RBC या रेड ब्लड सेल्स, उसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, अंडरलाइन यहाँ पे एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट पेज आपको दे रहे हैं, हेलो बेटा समझ में आ रहा है?
अभी पेज भी भेज देंगे। दूसरा है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं उसको हम। और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम थ्राम्बोसाइट बोलते हैं, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे हम आरबीसी के बारे में। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया आरबीसी का, टेबलेट जैसा बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर इसका होता है डिश शेप में। They also called red blood cells or erythrocyte. These are circular, biconcave, non-nucleated. ध्यान दीजिएगा, जो आरबीसी में मोस्टली न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म है, लिविंग सेल है ये, और स्मॉलेस्ट सेल है, एक तरह से स्मॉल। लेकिन 3 एनिमल ऐसे हैं जिनमें होता है क्या, कैमल, दूसरा जिराफ, तीसरा लामा। ये 3 एनिमल्स ऐसे हैं जिनके आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, दे आर 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर एंड 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। ध्यान दीजिएगा, ये 7 माइक्रोमीटर इसकी डायामीटर होती है, मतलब चौड़ाई, वाइडनेस, व्यास जिसको कहते हैं। कोई जैसे नली है तो उसकी जो डायमीटर होती है उसकी हाफ रेडियस। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, मतलब 1/1,00,000 वहाँ मीटर का हिस्सा है, और मोटाई इसकी इतना। द लाइफ स्पॉन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका जो जीवन काल होता है 120 डेज मेल में, 120 डेज 10 डेज फीमेल में। और नॉर्मली हम 120 दिन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे और क्लियर बताया गया है कि 120 दिन इसकी जीवन काल होती है। मनुष्यों में, मतलब पुरुषों में और महिलाओं में 110 डेज। दीज रेड ब्लड सेल्स डिसइंटीग्रेट इन स्प्लीन। ये डेड कहाँ होती हैं, स्प्लीन में। प्लीहा, हमारे स्टमक के साइड में स्प्लीन बना होता, तिल्ली जिसको कहते हो, स्प्लीहा। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द, नोट कर लीजिए, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी की कब्रिस्तान कहा जाता है। एंड फॉर्म कहाँ बनती हैं ये, बोन मैरो में, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, भ्रूणावस्था में ये लिवर में, स्प्लीन में, किडनी में भी बन सकती हैं। स्प्लीन, इट इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। व्हेन वी डोनेट ब्लड, द लॉस ऑफ ब्लड कैन बी मेड अप वेरी क्विकली बाय द बोन मैरो। अस्थिमज्जा जो होती है, बोन मैरो, या इसी को हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। बोन मैरो को ही ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन Hb present in the red blood cells help transport oxygen from lungs to the body tissue। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कहते हैं, और पूरे बॉडी से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो भी आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जो है कैरी होकर के लंग्स के बाहर निकल जाता है। जनरली द काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, इनकी संख्या जो होती है लगभग, हाँ, 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। हेलो बेटा, हेलो, टॉकिंग नहीं, टॉकिंग नहीं, मतलब इनकी संख्या देखिए, अलग अलग पॉइंट में आप करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा कि क्या है, नाम क्या है, शेप कैसा होता है, लाइफ स्पॉन कैसा होता है, इनका डायामीटर और वाइडनेस, थिकनेस कितनी होती है, फिर ये बनती कहाँ कहाँ डेड होती हैं, संख्या कितनी है। तो लगभग 5.2 मिलियन मेल में होती है और 4.5 मिलियन फीमेल में, पर क्यूबिक मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 घन मिलीमीटर में। अब आपका आ गया WBC और व्हाइट ब्लड सेल्स, या इनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड व्हाइट ब्लड, क्योंकि ये कलरलेस होती हैं। ल्यूकोसाइट है, न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और इरेगुलर शेप, कोई शेप डिफिनिट नहीं होता, इसलिए इनको अमीबॉइड सेल कहा जाता है।
और इनकी क्वांटिटी जो होती है इन ह्यूमन बीइंग 5000 से 8000 या कहीं कहीं 1000 तक की संख्या दी गई है। इनका मेन जो होता है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को देना अगेंस्ट डिजीज फॉरेन जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनके लड़ना। और इनका लाइफ स्पॉन जो दिया गया देखिए इसमें 12 आवर से 1 डेज दिया गया है, जबकि कहीं कहीं अदर बुक में 3-4 डेज दिया गया है। These cells fight infection and protect us from disease. They exhibit amoeboid movement, वही कहा हमने ना, कोई डिफिनिट शेप नहीं है। प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इनको एक तरह से सोल्जर कहा जाता है हमारे बॉडी का। तो आइदर स्फेरिकल और इरेगुलर शेप में होती हैं। और दूसरा ये वाइट ब्लड सेल्स हो गया, ये हो गया ठीक न्यूक्लियर। हाँ, ये भी जो है बोन मैरो में बनती हैं और लिम्फ नोड में बनती हैं। इनका फार्मेशन रेड बोन मैरो और लिम्फ नोड में, और ये डेड हो जाती हैं बोन मैरो में ही डेड हो जाती हैं। अब ये वाइट ब्लड सेल्स आर 2 टाइप्स, नेमली ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुल, मतलब कणिका युक्त और अकणिका युक्त। यहाँ दिया गया है ग्रेनुलो और ए ग्रेनुलोसाइट में। अब आगे देखिए यहाँ पे ये The granulocytes have large side granules in their cytoplasm with lobulated nuclei, लोब युक्त। देखिए यहाँ पे दिया गया इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट में। तो इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर दिए गए इसमें। These granulocytes are further classified, मतलब इस ग्रेनुलोसाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस्नोफिल में 2 लोब दिख रहा है, न्यूट्रोफिल्स में 4 लोब, बेसोफिल में ऐसे। जब इस्नोफिलिया बढ़ जाता है तो कहते नहीं, तो इस्नोफिल वही। अब आपका नीचे है ए ग्रेनुलोसाइट, डू नॉट पोसेस ग्रेनुल्स, इसमें ग्रेनुल्स नहीं होते, कणिकाएं नहीं होती हैं, बट पोसेस न्यूक्लियस होता है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। आगे देखते हैं हम लोग नीचे यहाँ पे। द वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडी कहते नहीं कि एंटीबॉडी नहीं बन रहा हमारे बॉडी में, तो एंटीबॉडी जो है ये प्रोड्यूस करती हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। और जब इम्यूनिटी कम पड़ जाती है तो इसका मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स समझ लीजिए कि वो सही से नहीं काम कर रही हैं आपकी, मतलब इम्यून पावर कम हो गई है। द वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी पैथोजन एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आई बेटा? हर पॉइंट आप नोट्स के रूप में लिख सकते हो। अब आपका आ गया तीसरा, ब्लड प्लेटलेट्स। These are also called thrombocytes. They are colorless and non-nucleated, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। डिश शेप में होती हैं, फॉर्मेशन इन बोन मैरो, बोन मैरो में बनती हैं, और इनकी संख्या करीब 2 मिलियन से 4 मिलियन, और लाइफ स्पैन इनका 5 to 9 डेज होता है, उतने दिन तक ये जिंदा रहती हैं। तो इसलिए मिलियंस जो है ब्लड सेल्स बनती हैं और डेड होती रहती हैं डेली। और इनका फंक्शन जो है क्लॉटिंग, कोगुलेशन, चूँकि इनके अंदर कोगुलेटिंग एजेंट पाया जाता है। हमारे बॉडी में हिपैरिन नामक प्रोटीन मिलता है जो ब्लड को थक्का होने से बचाती है, लेकिन एंटी हिपैरिन जो है वो ब्लड को थक्का होने में मदद करती है। जब कहीं कट जाता है तो उस समय श्रावण होने से, ब्लड के स्राव होने से बचाना जरूरी है। तो जब हवा एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये फैक्टर्स काम करना शुरू कर देते हैं ब्लड को जमाने वाले।
it start bleeding and blood flows out through it. So if it is not checked, it may cause an excessive loss of blood. Sometimes the loss of blood may even lead to death. बट द बॉडी हैज अ नेचुरल मैकेनिज्म, बॉडी ने हमारे अंदर नेचुरल मैकेनिज्म सिस्टम दिया है ब्लड क्लॉटिंग का. द क्लॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉलिडिफाइड the causes the injury. This result in the expulsion of liquid called serum. अब अगला है मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. कैसे ब्लड क्लॉट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बढ़िया से दिया गया बुक में, और आप अच्छे से इसको नोट करोगे. द मैकेनिज्म फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इंस्टिट्यूटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ. कैसे ब्लड क्लॉट होता है, 4 चरण में इसका पूरा हो रहा है. इसका हमने वीडियो भी बनाया है, क्लास 10th में पढ़ाया था, उसको भेज देंगे, लेकिन ये आप खुद ही वही चीज़ दी गई है, अच्छे से नोट करोगे. अगला पेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जो भी चीज़ें दे रहे हैं तो उसको आप ज़रूर बनाइए. पेज मैं क्यों भेज रहा हूँ, उससे आप नोट्स अच्छे से तैयार करें. इस वाले पेज में देखिए, यहाँ पे बढ़िया मैकेनिज्म आपको दिया गया है ब्लड क्लॉटिंग का पूरा, ये सारे पॉइंट में. देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इंजरी. मान लीजिए हमको चोट लग गई, इंजरी टिश्यू एंड रप्चर्ड प्लेटलेट्स. हमारी टिश्यू कटी, घाव हुआ वहाँ और प्लेटलेट्स रप्चर हो गई. इंजर्ड टिश्यू एंड रप्चर प्लेटलेट्स मतलब जब एयर के संपर्क में वो आया तब क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन. याद रखिएगा, ये प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन. और ये प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के प्रजेंस में, कैल्शियम जो मिनरल्स हमारे बॉडी में है उसकी प्रजेंस में थ्राम्बोप्लास्टिन बनाता है. ये प्रोटीन है सब, थ्राम्बोप्लास्टिन. और ये फिर प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन प्लस थ्राम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन नामक सब्सटेंस को बनाएगा. और ये थ्रोम्बिन के प्रजेंस में फाइब्रोनोजन जो है ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, और फाइब्रिन जो है फाइब्रिन पॉलीमर में, और ये एक नेटवर्क जाल की तरह से बन जाएगा और ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा. तो ये प्रोसेस है. तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और हम कहते हैं पोटेशियम विटामिन के इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसी के प्रेजेंस वही हर चीज़ को एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है कि तुम ये काम करो, तुम ये करो, ऐसा करो, यही सारा चीज़ कंट्रोल करता है. ये आपका ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस था कि मतलब सबसे पहले ब्लड कटा, इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स हमारी रप्चर हुई, वो जो है प्रोथ्राम्बोप्लास्टिन बना बॉडी में. प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन जो है ये कैल्शियम आयन की प्रजेंस में थ्राम्बोप्लास्टिन बना. अब प्रोथ्रोम्बिन जो बना ये कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ. फिर थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रोनोजन जो है फाइब्रिन में चेंज हुआ, और ये फाइब्रिन पॉलीमर के रूप में क्लॉट कर देता है, और ब्लड सेल्स उसी में उलझ जाती हैं और बहने नहीं पाती हैं. अब हमारा है होल ब्लड. हमने क्या पढ़ा, एक समरी, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट में WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आपका, और इरिथ्रोसाइट मतलब RBC. फिर ल्यूकोसाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दो इसमें टाइप्स के, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट में कणिका युक्त मतलब है, साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है लोब के ल्यूबिलेटेड होता है. ये 3 तरह की होती है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल. और एग्रेनुलोसाइट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन
ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इसमें लिम्फोसाइड और मोनोसाइड है। अब आपका फंक्शन ऑफ ब्लड, नंबर 1 हार्मोन कैरियर में, दूसरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट में, अगला मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट्स, उसके बाद फिर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है, मेंटेनिंग पीएच, बॉडी डिफेंस, डब्ल्यूबीसी का काम है, और प्रॉपर्टी ऑफ क्लॉटिंग, ये आपका प्लेटलेट्स का काम है। तो ये पूरा ब्लड, मतलब अभी जो हम 3 आर्गन पढ़े सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक आपका ब्लड पहला हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, और तीसरा आपका ब्लड वेसल्स, ठीक ना। तो इसके पहले हम लोग ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे, तब जो है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन को अभी जितना एक्सप्लेन किया गया उससे आप आंसर करिएगा। नेम द स्पेशलाइज्ड सिस्टम मीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनटू टिश्यू, तो वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट इज मींट बाय द वैस्कुलर सिस्टम जो दिया गया है। नेम द ऑर्गन दैट कॉन्स्टिट्यूट इन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, तो ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स और हार्ट। व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, हीमोग्लोबिन के डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा, तो सबको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। नीचे है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बी स्टडीज दैट द ब्लड एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू कैरी सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट मटेरियल। यही लास्ट हेडिंग आज का है। अब इसमें ये फ्लो किसके थ्रू होगा, तो वेसल्स के थ्रू होगा, ट्यूब नलिकाओं के थ्रू होगा। तो जिसमें अभी बताया गया था आपका ब्लड और लिम्फ है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, body is known as the blood circulatory system. The blood circulatory system in human consists of pumping organ, heart, blood vessels. There is another transport system in human being, namely उसको हम lymphatic system बोलते हैं या lymph node। तो ये पढ़ेंगे। तो अब इसमें हमको ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना है, लेकिन आज की क्लास नहीं कि आज इतना एक्सप्लेन कर दूं। हेलो, ब्लड वेसल्स भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन कहीं कट न जाए। 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और रुकेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि वो आ गया है नोटिफिकेशन ओके वाला कि क्लास ओवर होने वाला है। तो कट जाएगा, फिर जुड़ने में आएगी दिक्कत। तो आज रहने दो, अगली क्लास में हम लोग ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक। इतना आप तैयार करिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाने से भी तो दिक्कत है। इतना आप रिवाइज ज़रूर करोगे, पेज हम भेज देंगे। जितनी चीज़ें बताई गई बायो में अभी तक और एसएसटी तीनों पार्ट में, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, 2 चैप्टर हिस्ट्री चल रहा है, और पहला चैप्टर का तीसरा पार्ट चल रहा बायो में। तो इतना आप जरूर रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, केवल सुनिए समझिए ना, और अटेंडेंस भेज दीजिएगा। ओके बेटा।